नमस्ते सदा वत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज का डिफेंस समाचार को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया ने आज S-500 एयर डिफेंस सिस्टम से हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने का दावा किया और साथ ही उन्होंने कहा कि इसका परीक्षण बिल्कुल सफल रहा है। और ये जो रशियन S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है वो न केवल हाइपरसोनिक मिसाइलों को डिटेक्ट कर सकता है, बल्कि ये भविष्य की जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं उन्हें भी गिरा सकता है और ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी तबाह कर सकता है। और आप सब जानते हैं कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का ऑफर रशिया ने भारत को भी कर रखा है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना जिस तरीके से अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा बढ़ा रहा है, ऐसे में भारत को S-500 को लेकर बातचीत करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि भविष्य की रणनीति तो यही कहती है कि चाइना को अगर काउंटर करना है, खास करके उनके हाइपरसोनिक मिसाइलों से, तो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के लिए एक कारगर शस्त्र होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, स्पेन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपने एक रक्षा अधिकारी को भारत भेज रहे हैं अगले महीने, ताकि भारत की जो $5.27 बिलियन की सबमरीन डील है उसे आगे बढ़ाया जा सके। दरअसल नवंतिया इस वक्त फ्रंट रनर है भारतीय पनडुब्बी प्रोग्राम के, और स्पेन ने भारत को ये भी कहा है कि वो अपनी AIP टेक्नोलॉजी का पूरा हस्तांतरण भारत को करेंगे। और स्पेन ने अपनी S-80+ जो सबमरीन है उसका ऑफर भारत को किया है, वो भी काफ़ी कम कीमतों पर। खास करके जर्मनी को अगर देखा जाए तो उसकी पनडुब्बियों से ये जो डील है वो सस्ती हो सकती है। अब दोस्तों, भारत का जो प्रोजेक्ट 75I प्रोजेक्ट है वो अब आगे बढ़ने लगा है। अगर स्पेन की नवंतिया को पनडुब्बी डील मिलती है तो वो लार्सन एंड टुब्रो के साथ इन पनडुब्बियों का निर्माण भारत में करेगी। हालांकि विचार भारतीय नौसेना ने करना है, भारत सरकार ने करना है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि इस पनडुब्बी डील में मायने रखती हैं। तो फिलहाल वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, सोलर इंडस्ट्रीज अब जल्द ही 150 किलोमीटर रेंज वाले महेश्वरास्त्र 1 और 300 किलोमीटर रेंज वाले महेश्वरास्त्र 2 का परीक्षण करने वाला है। कहा जा रहा है कि इन्हें अब बड़ी संख्या में तैयार किया जाएगा। कहा जा रहा है कि मूल्यांकन जो ट्रायल्स हैं, यानी कि इवैल्यूएशन ट्रायल्स हैं, उनके बाद इन्हें बड़ी संख्या में तैयार किया जाएगा। और इसमें प्रत्येक मिसाइल की जो कीमत है वो 8 करोड़ रुपए के आसपास होगी, जो कि 40 करोड़ रुपए ब्रह्मोस मिसाइल से काफ़ी कम है। और आप सब जानते हैं कि भारत को इस वक्त चाइना को काउंटर करने के लिए लॉन्ग रेंज वाले जो रॉकेट सिस्टम्स हैं उनकी सख्त ज़रूरत है। ऐसे में ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी है, साथ ही साथ ये रणनीतिक तौर पर भारत के लिए एक बड़ा गेम चेंजर भी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। DRDO की तरफ से कहा जा रहा है कि जो महिंद्रा का नया वेप वेरिएंट है उसे सेना की तरफ से काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है। सेकेंड जनरेशन वाला वेप कॉम्पैक्ट और मैनुअरेबल है, जो कि टाटा वेरिएंट से काफ़ी अच्छा है। इसमें 600 हॉर्स पावर का इंजन है, वो भी हाई एल्टीट्यूड ऑप्टिमाइजेशन के साथ। यही नहीं, इसका इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस भी है। इसके अलावा इसमें एडिशनल यानी कि अतिरिक्त प्रोटेक्टिव मेजर्स होंगे, जो कि आम पर्सनस को, जो कि हमारे पर्सनल्स को ATGM थ्रेट से भी बचाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। स्वीडिश फर्म साब ने अब ग्रिपेन ई का ऑफर किया है फिलीपींस की वायुसेना को, जहां भारत ऑलरेडी तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को यहां पर पेश कर चुका है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि तेजस मार्क 1A और ग्रिपेन ई का मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है। दरअसल फिलीपींस करीबन 40 एयरक्राफ्ट की इस डील को हासिल करना चाहता है। भारत ने जिस तेजस मार्क 1A का ऑफर फिलीपींस को किया है वो BVR क्षमता के साथ है, साथ ही साथ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग क्षमता के साथ। और यही नहीं दोस्तों, जो तेजस फाइटर जेट है उसकी कीमत पर यूनिट $43 मिलियन के आसपास है, जो कि ग्रिपेन ई से काफ़ी सस्ती है, जो कि $85 मिलियन पर यूनिट के हिसाब से आता है। ऐसे में ये जो प्राइस डिफरेंस है वो तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के लिए एक बेहतर विकल्प प्रदान करता है फिलीपींस के लिए, क्योंकि बजट को भी फिलीपींस ध्यान में रख रहा है। आपको बता दें कि फिलीपींस इन एयरक्राफ्ट की लाइफ साइकिल कॉस्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अपॉर्चुनिटीज़ और फ्यूचर में जो अपग्रेड होना है उन सब चीज़ों को देख रहा है। और ये जो फैक्टर्स हैं वो इस टेंडर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना चाहती है कि निर्भय लैंड बेस्ड सबसोनिक क्रूज मिसाइल का जो प्रोडक्शन है वो फास्ट ट्रैक के तहत किया जा सके, जो कि स्वदेशी मानिक इंजन से लैस है। कहा जा रहा है कि आने वाले 2 सालों में ये तैयार हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट मानिक इंजन का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को करने वाला है, ताकि इन इंजनों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ सके, यानी कि डबल हो सके। और खुद रक्षा मंत्रालय निर्भय क्रूज मिसाइल की सेकेंड प्रोडक्शन लाइन को चालू करना चाहता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कहा जा रहा है कि 100 और K9 वज्र
जो कि भारतीय सेना के लिए खरीदी जानी है, उसकी डील जुलाई के महीने में की जा सकती है। भारत ने अब अपने आकाश सैम सिस्टम की डिलीवरी आर्मीनिया को शुरू कर दी है, जो कि 6,000 करोड़ रुपए की डील के तहत की जा रही है, जिसे कि पिछले साल किया गया था। लार्सन एंड टूब्रो अब तीर नेक्स्ट जनरेशन मैनुअल रिकवरेबल एरियल टारगेट को तैयार कर रहा है, जिसका इंड्योरेंस टाइम 45 मिनट का होगा और रेंज 100 किलोमीटर की और मैक्सिमम एल्टीट्यूड 8,000 मीटर का। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के एरोस्पेस स्टार्टअप डीजी पर्पजन प्राइवेट लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से DG-J40 जेट इंजन का निर्माण कर लिया है। बता दें कि ये 40 किलोग्राम तक की थ्रस्ट क्षमता वाला इंजन है, जो कि कई तरीके के एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है और हाल ही में इसके कुछ घंटों के परीक्षण किए गए हैं, जो कि इसके इंड्योरेंस को लेकर थे। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि 1 घंटे तक इसका परीक्षण किया गया, जो कि सफल रहा और इस परीक्षण के दौरान कई सारी चुनौतियां भी थी, जिसमें कि थ्रोटल डिमांड में उतार चढ़ाव और अचानक आरपीएम में परिवर्तन शामिल है, जिसने इसे अपनी सीमा तक धकेल दिया। हालांकि अभी इसके आगे के परीक्षण भी किए जाएंगे। इस इंजन का नाम दोस्तों थवन इंजन रखा गया है और ये जो सफल परीक्षण किया गया है इसके एंड्योरेंस का, वो भारत के एरोस्पेस उद्योग में एक बड़ी छलांग का प्रतीक भी है। इसका इस्तेमाल कहां किया जा सकता है, जैसे कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में इस इंजन को लगाया जाएगा, जिससे कि बढ़ा हुआ थ्रस्ट उन्हें मिलेगा और साथ ही एक जबरदस्त इंड्योरेंस टाइम मिलेगा। इसका इस्तेमाल सैन्य और नागरिक दोनों एप्लीकेशंस में किया जा सकता है। साथ ही इस इंजन की अधिक रेंज, पेलोड क्षमता और गतिशीलता भी होगी और ये इंजन डिफेंस एप्लीकेशन के लिए काफी कारगर माना जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि अनमैन्ड सिस्टम्स में इनका इस्तेमाल किया जाएगा और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि तुर्की ने अपने 5वीं पीढ़ी फाइटर जेट कान का पिछले हफ्ते एक ऐतिहासिक सफल परीक्षण किया है। दरअसल इस एयरक्राफ्ट के बारे में और कुछ जानकारी सामने आई है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए भी बहुत बड़ी समझने की चीज है। आपको बता दें कि इस एयरक्राफ्ट में जो स्पेशल फोकस किया गया है वो इनविजिबिलिटी, लाइफ सपोर्ट और एक्सप्लोजन प्रिवेंटिव सिस्टम पर किया गया है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में सुपीरियर एयर डोमिनेंस, इसकी बढ़ी हुई एयर टू एयर कॉम्बैट रेंज और नए हथियार और सुपरसोनिक स्पीड के साथ प्रिसाइज स्ट्राइक करने की क्षमता है। यानी इसमें हाई परफॉर्मेंस एवियोनिक्स सिस्टम भी लगाया गया है। इसका नया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इस एयरक्राफ्ट को और दमदार बनाता है। यही नहीं दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट में सेंट्रल मैनेजमेंट कंप्यूटर, एवियोनिक्स इंटरफेस यूनिट्स, डिटरमिनिस्टिक नेटवर्क, मल्टी कोर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और मिडलवेयर सॉफ्टवेयर इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कान प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम विकसित किया गया है जो कि इसका दिमाग होगा, यानी कि ब्रेन होगा। अब इस एयरक्राफ्ट में दोस्तों मिसाइल्स और जो वेपन सिस्टम्स और किट है उनका इंटीग्रेशन किया जाएगा, जिसमें कि सोम ए, सोम B1, सोम B2, HGK-82, HGK-83, HGK-84, KGK-82, KGK-83, GOG-2 इसमें शामिल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि परमाणु देशों को अब परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बारे में कुछ नए तरीके के समझौते करने चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि बड़े जखीरे वाले देशों के बीच ये संधि होनी चाहिए कि वो ना तो पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे और ना इस बारे में एक दूसरे के खिलाफ कोई राजनीतिक बयान देंगे। चाइना की तरफ से कहा गया है कि एक ऐसा कानूनी रास्ता तैयार करना होगा जो कि गैर परमाणु देशों को परमाणु हमलों से सुरक्षित करे, जिसके लिए रोड मैप बनाने की जरूरत महसूस भी की जा रही है। दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। सबसे बड़ा जखीरा इस वक्त रशिया के पास है, उसके बाद अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, पाकिस्तान, भारत, इजराइल और उत्तर कोरिया शामिल है। लेकिन दोस्तों सिर्फ 2 देशों यानी कि चीन और भारत के बीच ही औपचारिक रूप से पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करने का समझौता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है और ये इसरो के श्रीहरिकोटा लॉन्च सेंटर से करीबन 700 किलोमीटर दूर है। यहाँ से छोटे सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। ऐसे में सवाल आ रहा है कि इस नए स्पेस पोर्ट को बनाने की जरूरत क्या पड़ी है। दरअसल भारत स्पेस सेक्टर में काफी काम कर रहा है। ऐसे में भारत अपने अंतरिक्ष मिशन को एक्सपेंड करना चाहता है, इसीलिए भारत को जो अतिरिक्त लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी जरूरत पड़ रही है, खास करके छोटे पेलोड वाले सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। श्रीहरिकोटा भारी रॉकेट लॉन्च करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, जो कि 500 किलोग्राम वजन के सैटेलाइट्स को तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे में जो SSLV हैं यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, उनके जरिए छोटे पेलोड वाले जो सैटेलाइट्स हैं उन्हें लॉन्च करने के लिए एक अलग से लॉन्चिंग पैड की भी जरूरत है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में भारत और जर्मनी के बीच एक बैठक हुई है, जिसमें कि दोनों ही देशों के बीच रक्षा समिति की बैठक को लेकर रणनीतिक सहयोग के बारे में बातचीत की गई है। मीटिंग के बाद अधिकारियों की तरफ से जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि दोनों ही देश
सुरक्षा हितों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और हिंद प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करेंगे। इसके अलावा दोनों ही देश रक्षा साझेदारी की जरूरतों और रक्षा उद्योग को एक साथ जोड़ने पर भी काम करेंगे। HIMARS विक्रमादित्य विमान वाहक पोत ने आज अपना एक्शन किया है, यानी कि आज अपनी इसने कार्रवाई की है। भारतीय नौसेना के मिलन 24 के दौरान MiG-29 के फाइटर जेट्स ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी और लैंडिंग की और इसका समापन आज 50 देशों की नौसेनाओं के भाग लेने के साथ हुआ है। एक्स धर्म गार्जियन 2023-24 इस दौरान भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स ने राजस्थान में एक संयुक्त अभ्यास किया, जिसमें कि एक जबरदस्त टीम वर्क देखा गया। भारतीय वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर ने रात के समय में चीन के साथ पूर्वी क्षेत्र में अग्रिम स्थानों पर अपनी सॉर्टीज की हैं। भारत पिछले 5 से 6 वर्षों में चीन का मुकाबला करने के लिए LAC पर अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर उन्नत कर रहा है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख विक्रम चौधरी जी बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर हैं और इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ मुलाकात की। दोनों देशों के बीच आपसी हितों के मुद्दे और रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की गई है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में इसरो के द्वारा तैयार किया जा रहा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को देखा गया। बता दें कि इसका नाम पुष्पक रख दिया गया है। दरअसल इसे RLV-TD कहा जाता है, जिसका 2016 और 2023 में लैंडिंग एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। ये भविष्य में अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स और कार्गो ले जाने का काम करेगा और ये जो पुष्पक है वो देश का स्वदेशी स्पेस शटल होगा और कुछ सालों के अंदर हमारे एस्ट्रोनॉट्स इसके बड़े वर्जन में कार्गो डालकर अंतरिक्ष में पहुंचा सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, इसके जरिए भारत किसी भी देश के ऊपर जासूसी तक भी करवा सकता है। ये दुश्मनों के सैटेलाइट्स को बर्बाद कर सकता है। इस तरीके की टेक्नोलॉजी का फायदा रशिया, चीन, अमेरिका भी उठाना चाहते हैं और ये एक ऑटोमेटेड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है जो कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को भी ऑपरेट कर सकते हैं। इस RLV के जरिए दुश्मनों के कंप्यूटर सिस्टम से लेकर उनके पावर ग्रिड्स तक को भी नष्ट किया जा सकता है। इसरो 2030 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेगा ताकि बार बार रॉकेट बनाने का जो खर्चा आता है वो भी बच सके। इससे रॉकेट लॉन्च करने का जो खर्चा है वो करीबन 10 गुना तक कम हो जाएगा और मेंटेनेंस के बाद इसे फिर से लॉन्च किया जा सकता है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।